हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैथ्स पार्ट 2 का 1.2 का बेसिक बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1.2 सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आगे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, जो कि ये हैं। सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं। हमें ये पता लगाना है कि ये रेखा जो बिंदु दिया गया है, इसके अलावा जो रेखाखंड है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रेख DE तथा रेख AB। अब हमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि हमें ये बताना है कि रेख DE और रेख AB ये सर्वांगसम है कि नहीं, ठीक है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या कर देती हूँ, एक मिडल लाइन खींच देती हूँ। अब ये DE बोल रहा है तो हम यहाँ से पॉइंट लेंगे। ये बिंदु है, ये आप लोगों को पता ही होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा संख्या रेखा। संख्या रेखा पर ये बिंदु दिए हुए हैं। लेफ़्ट साइड में होता है हमारा नेगेटिव नंबर और राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हम पॉइंट ले लेते हैं। D का क्या बताया है, D का बताया है -7 और E का क्या है, E का है 9। अब हमसे पूछ रहा है कि ये और ये सर्वांगसम है कि नहीं, DE सर्वांगसम है AB के कि नहीं। तो हम पहले D का डिस्टेंस निकालेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो DE आप लोगों ने पिछले वाले प्रश्न संग्रह में देखा होगा कि हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जो बड़ा नंबर होता है उसमें से जो छोटा नंबर होता है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने माइनस किया तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन होके 7 हो गया, प्लस हो गया और ऐड करने पे हमारा आंसर आ गया 16। यानी डिस्टेंस DE हमारा आ गया बच्चों 16। कितना आ गया, 16। अब यहाँ पे देखिए AB का हम फाइंड करते हैं। A का निर्देशांक कितना दिया है, -3 और B का कितना दिया है बच्चों, B का दिया है 5। तो हम डिस्टेंस AB निकालते हैं। AB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉमा लगा देना बच्चों इनके बीच में, क्योंकि ये अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं ना। बड़ी संख्या कौन है, 5 है। छोटी संख्या कौन है, -3। मैंने -3 को माइनस कर दिया 5 से, तो क्या होगा, 5 + 3 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। इज इक्वल टू डिस्टेंस AB कितना हो गया, 5 3 6 7 8। यहाँ देखिए बच्चों, इसका लेंथ हो गया 16 और इसका हो गया 8। इसका मतलब क्या हुआ कि रेख DE सर्वांगसम नहीं है, इज़ नॉट सर्वांगसम रेख AB। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप पूरा लिखिए कि रेख DE कॉमा रेख AB के सर्वांगसम नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेख BC तथा रेख AD। ओके, तो चलिए लेते हैं, रेख BC को देखेंगे और रेख AD को देखेंगे। इनके बीच में भी हम ऐसे ही कर देते हैं। अब रेख BC का क्या देखेंगे, रेख BC, B का पॉइंट कितना है, B का देखिए यहाँ पे दिया है 5 है, मैंने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है।
सी का कितना दिया है, सी का यहाँ दिया है 2। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, बी में बड़ा कौन है 5, सी क्या है छोटा है 2, तो हम माइनस कर दिए, हमारा आंसर आ गया 3। ओके चलो अभी ए डी का देखते हैं, रेख ए डी, रेख ए डी। तो रेख ए डी का हम निकालेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालेंगे ए डी। ए का पॉइंट कितना है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बच्चों, यहाँ लिख देती हूँ। ए का कितना है -3 और डी का कितना है, डी का आप देखेंगे कितना है -7। ठीक है, अब मैं इसका डिस्टेंस निकालूँ तो क्या होगा, बड़ी संख्या कौन हो जाएगी बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस में जितनी छोटी संख्या रहेगी वो बड़ी संख्या रहेगी और जो बड़ी संख्या रहेगी वो छोटी संख्या। इट्स मीन्स -3 -7। ओके चलिए आगे करूँ मैं इसको, तो -3 + 7 और जब इसको मैं घटा दूँगी तो यहाँ आंसर क्या आएगा बच्चों, 7 में से -3 हुआ यानी कितना आ गया, 4 आ गया। और यही हमारा आंसर हो गया, डिस्टेंस ए डी इज़ इक्वल टू 4। यहाँ डिस्टेंस बी सी इज़ इक्वल टू 3 था, है ना। अब देखिए ये दोनों भी अलग हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि ये सर्वांग नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेंथ जो है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि लेंथ बी सी इज़ नॉट इक्वल टू, यानी ये बराबर नहीं है किसके, लेंथ ए डी के, है ना। इसका कितना है 3 है, इसका कितना आया है 4 आया है, मतलब ये क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि रेख बी सी रेख ए डी के सर्वांग सम नहीं है, नहीं है। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है रेख बी ई तथा रेख ए डी। तो रेख बी ई, यानी मैं इसको इधर लाइन खींच दूँ, पहले मैं लेती हूँ रेख बी ई। तो b का निर्देशांक कितना है बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि b का निर्देशांक, लेकिन कैसे ये काफ़ी टाइम पास वाला मुझे लग जाता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लेंदी न बना के ऐसे डायरेक्ट आपको बताया है। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे जमता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, बिंदु B का निर्देशांक कितना है, बिंदु B का निर्देशांक है 5, तो मैंने लिख दिया 5। सेम ऐसे ही आप लिखेंगे कि E का निर्देशांक, बिंदु E का निर्देशांक ये कितना है, E का 9, हमने 9 लिख लिया। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे B और E का, चलिए निकालते हैं। B का इन दोनों में बड़ा कौन है 9, तो छोटा कौन है 5, माइनस कर दिए, आंसर हमारा आ गया 4। डिस्टेंस BE हमें मिल गया 4। अब हम देखेंगे रेख AD के लिए। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखिए कि बिंदु A का निर्देशांक इज इक्वल टू A का कितना दिया है -3, फिर बिंदु D का निर्देशांक कितना दिया है -7। ओके चलो डिस्टेंस निकालते हैं AD का, तो क्या होगा, बड़ी संख्या कौन है, -3 है, -3 को करेंगे हम फर्स्ट, फिर माइनस और -7 कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 7, है ना, +7 हो गया। तो फिर यहाँ आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस AD इज़ इक्वल टू 4। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस क्या हो गए हैं, इज़ इक्वल हो गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेंथ
बी ई इज इक्वल टू लेंथ ए डी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेख बी ई सर्वांग सम हो गया रेख ए डी के। अगर आप इसको पूरा अच्छे से लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेख बी ई कॉमा रेख ए डी के सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों कि बिंदु M यह रेख ए बी का मध्य बिंदु है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए आप कि ए बी एक मैंने रेख खींच ली, ये हो गया मेरा एक रेख ए बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों वीडियो बंद हो गया था, मैं देख नहीं पाई थी, सॉरी इसके लिए। मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने इसे कैसे किया। ठीक है, ये देखिए ये पूरे का पॉइंट कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन में देखा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ए एम का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके ठीक है, अब हमने इसके पहले मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बेसिक वाले वीडियो में बताया है कि जब किसी रेख का मिडल पॉइंट यानी मध्य बिंदु, बिंदु एम रेख ए बी का मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु होता है तो वो क्या करता है, उस रेखा को 2 भागों में विभाजित कर देता है, 2 बराबर भागों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि रेख ए एम बराबर हो गया रेख किसके, एम बी के। कभी भी रेख सर्वांग सम होते हैं, रेख ए एम सर्वांग सम हो गया रेख एम बी के। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ए एम बराबर हो गया लेंथ एम बी के। इसको मैंने कथन 1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ देखिए कि लेंथ को कभी भी हम एल से दर्शा, ये लेंथ ए बी पूरा है कि लेंथ ए बी को हम ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ ए एम प्लस लेंथ एम बी, तो हमने ये भी लिख दिया लेंथ ए एम प्लस लेंथ एम बी। ठीक है, अब उसे मैं देखो ये ए एम है, ये एम बी के बराबर है, इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया कि जो एम बी था उसकी जगह भी क्या कर दिया, ए एम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए कर दिया है। अब ए बी का हमें वैल्यू पता है कि 8 है, यहाँ पे कितने ए एम हो गए, 2 ए एम हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लेंथ ए एम। अब यहाँ देखिए लेंथ ए एम इज इक्वल टू, ये 8 है, ये 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया, 4 आया, तो हमारा लेंथ कितना हो गया, लेंथ ए एम बराबर 4 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था बच्चों। फिर से एक बार मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बीच में बंद हो गया था, मैं देख नहीं पाई थी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि बिंदु P यह रेख CD का मध्य बिंदु है और CP है 2.5, तो CD की लंबाई बोला है। चलिए क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि कोई रेखा है CD, कोई रेख है CD। ओके चलो मैं ले लेती हूँ CD, और क्या बोल रहा है, P इसका मध्य बिंदु है, P क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P रेख CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब ये इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेख CP है वो क्या है, सर्वांग सम है किसके, रेख PD के, है ना, हो गया। अब यहाँ देखिए CP रेखा हो गई, रेख सर्वांग सम हो गई रेख PD की, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि लेंथ CP, लेंथ CP क्या हो गया, बराबर हो गया लेंथ PD के। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि अगर CP की लंबाई, मतलब ये जो CP है
इसकी लंबाई उसने दिया है 2.5। तो हमसे पूछ रहा है कि सी डी, ये पूरे सी और डी का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि लेंथ सी पी बराबर लेंथ पी डी है, तो सी बी की लंबाई, सी पी की लंबाई हमें मालूम है कि 2.5 है, मतलब ये इज इक्वल टू हो गया किसके, पी डी के। तो हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि लेंथ सी डी बराबर लेंथ सी पी प्लस लेंथ पी डी, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, इसमें 2.5 प्लस 2.5, अब इसे ऐड कर दीजिए, हमें सी डी की लंबाई पता चल गई। 2.5 मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। सी डी की लंबाई कितनी आ गई हमारी आ गई 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेख सी डी बराबर 5। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है बच्चों कि यदि ए बी 5 सेंटीमीटर हो और बी पी 2 सेंटीमीटर हो तथा ए पी 3.4 सेंटीमीटर हो तो रेखाखंडों में क्रमशः क्रम संबंध निश्चित करिए। ठीक है, क्या क्रम संबंध बोल रहा है, वो क्या दिया है, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे दिया होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक बार समझा देती हूँ। ए बी बोला है कितना, 5 सेंटीमीटर, ओके चलो 5 सेंटीमीटर खींच दिया हमने। बी पी कितना बोला है, 2 सेंटीमीटर, बी पी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ए पी कितना बोला है, ए पी 3.5। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इनका क्रम संबंध बताइए। क्रम संबंध बताने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें जो बड़ा है उसको बड़ा, जो छोटा है उसे छोटा बताना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैं करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमें साफ मालूम हो रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी पी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और तीसरा पॉइंट हमें दिया है ए पी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें बड़ा कौन है, हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और ए पी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें साफ पता चल रहा है सबसे बड़ा ये है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेंथ ए बी बड़ा है किससे, लेंथ उससे छोटा कौन है, ए पी है, ए पी से वो बड़ा है किससे, लेंथ बी पी से। ठीक है ना, जब हमने ये फाइंड कर लिया तो हमें ये भी फाइंड हो गया कि रेख ए बी बड़ा है रेख ए पी से और ए पी बड़ा है रेख बी पी से। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसानी से हमारे आंसर आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बस। फिफ्थ क्वेश्चन अब हम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आकृति के आधार पर हमें इनके उत्तर लिखने हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम आकृति बना लेते हैं फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है टी, एक हो गया है एस, आर, पी, क्यू। ठीक है, टी एस आर पी क्यू। अब यहाँ देखिए हमसे क्या बोल रहा है, किरण आर पी के विपरीत किरण का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, किरण आर पी के विपरीत किरण का नाम लिखिए। तो विपरीत किरण कौन हो जाएगा बच्चों, किरण आर एस लिख दीजिए, चाहे किरण आर टी लिखिए। ठीक है, चाहे किरण आर पी लिखिए और चाहे तो किरण आर एस
नहीं, किरण आर पी का विपरीत बोला है, यानी उसकी उल्टी दिशा में, तो आप किरण आर एस भी लिख सकते हैं और आर टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इच्छा आप वो लिख दीजिए। हम लिखेंगे किरण आर पी के विपरीत किरण आर एस है। हाँ देखिए बच्चों, आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किरण पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिछेदन समुच्चय लिखिए। प्रतिछेदन समुच्चय क्या? किरण पी क्यू मतलब ये जो किरण है ये, और किरण आर क्यू का प्रतिछेदन समुच्चय लिखिए। तो प्रतिछेदन समुच्चय दोनों का क्या होगा? यही होगा ना, जो पी क्यू में भी हो और आर क्यू में भी हो। आर क्यू में भी हमारा पी क्यू आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि किरण पी क्यू जो है वो क्या है? किरण पी क्यू कॉमा किरण पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिछेदन समुच्चय है। समुच्चय है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों आपको? थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर का संग समुच्चय। रेख पी क्यू और रेख क्यू आर का संग समुच्चय। संग समुच्चय किसे बोलते हैं बच्चों? जो दोनों में हो, है ना, दोनों में जितने भी हैं वो सारे मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है? पी क्यू भी है और आर क्यू, यानी ये पूरा मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे कि रेख आर क्यू यह रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर का संघ समुच्चय है। संघ समुच्चय है। आप चाहो तो इसे क्यू आर भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने आर क्यू लिखा है उसे आप क्यू आर भी लिख सकते हो। रेख क्यू आर या रेख आर क्यू यह रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर का संघ समुच्चय है। फोर्थ क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेख क्यू आर यह कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है? रेख क्यू आर, देख रहे हैं आप, रेख क्यू आर ये कौन कौन से किरणों का? क्यू आर किसका किसका समुच्चय है? तो ये समुच्चय हो सकता है हमारे क्यू आर का, यानी ये एक क्यू आर ही मैं ले लेती हूँ। दूसरा किसको ले सकती हूँ? आर क्यू को। मैं चाहे यहाँ से ऐसे ले लूँ और चाहे यहाँ से ऐसे ले लूँ। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगी? मैं लिखूँगी रेख क्यू आर यह किरण क्यू आर तथा किरण आर क्यू का क्या है? उपसमुच्चय है। किरण आर क्यू तथा किरण क्यू आर का उपसमुच्चय है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के 5 में क्या दिया है कि आर से आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी लिखिए, है ना। तो बिंदु आर कहाँ है? यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है बिंदु आर। अब बिंदु आर यहाँ है तो इसके विपरीत में क्या है? यहाँ पे आर एस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? किरण आर पी। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में लिखेंगे आर
आरंभ वाली आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी क्या होगी भाई? विपरीत किरणों की जोड़ी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि RQ भी दे सकते हैं और RT भी दे सकते हैं, RS भी दे सकते हैं, RP भी दे सकते हैं। आपकी जो मर्जी आप उसे लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे किरण RQ तथा किरण RT। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बोला आप चाहें तो इसमें RQ की जगह पे क्या कर सकते हैं, RP भी कर सकते हैं, और यहाँ पे RT की जगह पे क्या कर सकते हैं, RS भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 6 क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम ऐसे ही दिया है कि बिंदु S आपका कहाँ है, यहाँ है। बिंदु S से आरंभ होने वाले बिंदु किन्हीं 2 किरणों के नाम लिखो। तो आप किसी का भी S ये है तो यहाँ से इस तरफ जाइए ST हो जाएगा, यहाँ से राइट साइड में जाइए SR लिखिए, चाहे आप लिखिए किरण SP, चाहे आप लिखिए किरण SQ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि S आरंभ बिंदु वाली दो किरणों के नाम क्या, किरण ST लिख दीजिए, कॉमा किरण SR लिखिए, आपकी मर्जी, किरण SP लिख दीजिए, या फिर किरण SQ लिख दीजिए। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है, किरण SP, किरण S और P। ठीक है, किरण SP तथा किरण ST का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे SP है और यहाँ पे ST है, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा बच्चों, इनका प्रतिच्छेदन समुच्चय सिर्फ बिंदु S होगा, क्योंकि इसके अलावा दोनों का कुछ भी मिल नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए ST और ये इसके विपरीत, S से ही स्टार्ट होकर इसके विपरीत दिशा में जा रहा है SP, यानी इन दोनों में प्रतिच्छेदन क्या हो रहा है, सिर्फ बिंदु S का हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है, सिर्फ बिंदु S का। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि किरण SP तथा किरण ST का प्रतिच्छेदन समुच्चय बिंदु SS है। ठीक है, किरण SP तथा किरण ST का प्रतिच्छेदन समुच्चय बिंदु S है। चलिए, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। ये है 5th के 7th का आंसर है ना। इसके बाद हमारा आता है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, आप लोगों को संख्या रेखा बनाया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए संख्या रेखा में बना देती हूँ पहले। यहाँ पे आपको यहाँ देखिए बच्चों, ऐसा संख्या रेखा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि बिंदु B से समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होगा बच्चों, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो बिंदु B के बाद कौन से बिंदु को दर्शाया गया है, बिंदु B के बाद बिंदु A दर्शाया गया है। A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 2। सेम डिस्टेंस किसके बीच में है, बिंदु B से C के, 1 2 है ना। यानी बिंदु A और बिंदु C क्या है, बिंदु B से समान दूरी पे है, समदूरस्थ है। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, तो यहाँ देखिए बिंदु P को मैं ले सकती हूँ और बिंदु D को भी ले सकती हूँ। क्यों, बिंदु P से काउंट करो, B से 1 2 3 4, ये 4 पे आ रहा है P।
ठीक है, ऐसे ही इधर काउंट करें तो 1 2 3 4, ये भी कहाँ आ रहा है 4 पे। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु P और बिंदु D भी क्या होगा, बिंदु B से समदूरस्थ होगा। तो हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं कि बिंदु A तथा बिंदु C बिंदु B से समदूरस्थ हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देना। फिर इसी के साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि बिंदु P तथा बिंदु D इज इक्वल टू 4 लिख दो तो भी चलेगा। बिंदु B से समदूरस्थ है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो मैंने इज इक्वल टू 4 लगाई, ये मैं अपने मन से लगाई हूँ ताकि पता चले कि कितना दूरी है इनके बीच में, है ना। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। आपको सिर्फ लिख देना है कि ये इससे समान दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप आंसर देखना। क्वेश्चन आपका है कि Q से समदूरस्थ बिंदुओं की जोड़ी लिखो। तो Q से समदूरस्थ कौन होगा, बिंदु U 1 यूनिट है, बिंदु L 1 यूनिट है, यानी ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। इसके अलावा बिंदु R भी होगा क्योंकि 1 2, और बिंदु P भी होगा क्योंकि 1 2, है ना। जैसे सेम इसका आंसर था वैसे ही इसका आंसर भी होगा कि बिंदु U तथा बिंदु U Q के बगल में इधर क्या है, L, क्या है, बिंदु Q से समदूरस्थ है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं कि बिंदु R तथा बिंदु Q के बाद कौन है, P बिंदु। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है U और V का। तो हम कैसे लिखेंगे, U का निर्देशांक, U का निर्देशांक यहाँ देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये -4 है, -6 है, इट्स मीन्स ये कितना है, -5। यहाँ लिख देंगे हम -5। ऐसे ही V का निर्देशांक, यहाँ V कहाँ है, V देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो V का निर्देशांक क्या होगा, V का निर्देशांक हो जाएगा हमारा 5, ये भी 5 है। चलिए बच्चों अभी देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। पहला आपका दिया है D, डिस्टेंस UV हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए U का निर्देशांक क्या दिया है, यहाँ से हम देखेंगे कि U का निर्देशांक है -5 और V का निर्देशांक है 5। तो डिस्टेंस UV कैसे निकालेंगे, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। बड़ी संख्या के में से छोटी संख्या को घटाना है। तो बड़ी संख्या तो 5 है, उसमें से हम -5 को घटा दें। जब हम घटा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ये माइनस प्लस में हो जा रहा है, और ये हो जा रहा है हमारा +5 इज इक्वल टू 10, यानी डिस्टेंस UV हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, अब इसी में मैं आपको दूसरा बता देती हूँ, डिस्टेंस PC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि P का निर्देशांक कितना दिया है, यहाँ देखिए -2 है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं -2, और C का निर्देशांक वो कितना है, C का निर्देशांक दिया है 4, लिख दिए। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस PC इज इक्वल टू 4 - -2, क्यों, बड़ी संख्या 4 है और ये है -2।
इसलिए 4 + 2 = 6, यानी डिस्टेंस PC हमारा निकल गया 6। अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड में आप क्या देखेंगे बच्चों, डिस्टेंस VB, ठीक है ना। तो V का निर्देशांक, V का निर्देशांक हमें कितना मिला है 5, और B का निर्देशांक, B का निर्देशांक कितना है, B का दिया है 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस VB = बड़ी संख्या कौन होगी बच्चों, 5, 5 - 2 = 3, यानी डिस्टेंस V, B = 3। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। थर्ड पॉइंट का क्या आंसर हो गया, VB का आंसर हमारा हो गया 3। आगे देखिए लास्ट वन क्या है, DUL, डिस्टेंस UL हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो U का निर्देशांक क्या है, U का निर्देशांक U का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बच्चों, -5, ठीक है। L का निर्देशांक होगा, L का निर्देशांक आप देखिए क्या दिया है, -3। यहाँ देखिए ये कितना है -3 और ये कितना है -5। तो डिस्टेंस U, L = सब बड़ा कौन होगा इसमें, कभी भी ऋणात्मक संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, इसलिए -3 को हम पहले लिखेंगे, -3 + 5 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्लस हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, यानी डिस्टेंस UL कितना हुआ है 2, और यही हो गया हमारा लास्ट आंसर। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज क्या होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ठीक है। चलिए बाय।